हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रीलिम्स 3/8/2021 को संपन्न हुआ। इसके पश्चात बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के संदर्भ में मार्केट में दो तीन चीज़ों पे डिस्कशन काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल क्या था और उसका पैटर्न क्या है। दूसरा है कि क्या मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और थर्ड पॉइंट है कि इसमें किस टाइप से स्टडी करने वाले स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इन सारे पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा और इस डिस्कशन को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स आपको फ्यूचर में देना पड़े। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं 1 से लेकर 110 नंबर तक का जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सेक्शन का, उससे मैं कवर करवा दूंगा। जो जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज का हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न पे मैं डिस्कस करता हूँ। मैं जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो उसमें मैं देखा कि बीपीएससी जो है डेट के आधार पे यानी तारीख के आधार पे जो क्वेश्चन पूछी है वो 19 क्वेश्चन पूछी है, 19 क्वेश्चन पूछी है। और जो डाटा के आधार पे जो क्वेश्चन पूछी है वो लगभग 23 क्वेश्चन पूछी है। यानी कहने का मतलब है कि टोटल 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो डाटा के आधार पर हैं या तो डेट के आधार पे है। तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि 42 मार्क्स 110 में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में और सफलता को असुनिश्चित करने में। लेकिन इसी संदर्भ में मुझे बीपीएससी से कुछ शिकायत भी है, जो हो सकता है कि उन तक हम लोगों की जो बात है वहाँ तक पहुँचे और मुझे इस पर डिस्कस करना उचित भी लग रहा है। कुछ इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जो 50 साल पुराने हो जाने के बावजूद भी अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं खोते हैं, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो 2-3 साल पुराने होने के बावजूद भी वो अपनी इम्पोर्टेंस को खो देते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन को देखा तो बीपीएससी कुछ ऐसे डेटा को यूज किया जो आज के समय में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसे कोई जानने और समझने की ज़रूरत है ही नहीं। न तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, न तो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। वो केवल एक बर्डन है डेटा, ठीक है, एक बोझ है। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 33 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद से देख लें, है ना। मैं दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है जिस पे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा है, वार्षिक वृद्धि दर क्या है। इस डेटा का कोई अभी औचित्य नहीं है। या तो आप करंट डेटा पूछ लीजिए, है ना, 2020-21 का प्रोडक्शन, 2019-20 का प्रोडक्शन, या आप पूछ लीजिए 1947 का प्रोडक्शन, 1947 में क्या था, 1991 एलपीजी के बाद क्या प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में वृद्धि हुआ। इस डाटा का कोई औचित्य नहीं है आज के समय में। तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी लगभग जो है 8 क्वेश्चन बीपीएससी ऐसा दी है जिसका कोई औचित्य नहीं है देने का। और एक क्वेश्चन तो मुझे अजीब सा लगा, जिसमें बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है कि मित्र राष्ट्र सेना एलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच पटना में युद्ध विराम पर कब हस्ताक्षर किए गए। उसमें 2018 वगैरह का ऑप्शन बीपीएससी बनाई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी इस क्वेश्चन को कहाँ रखी है, इकोनॉमिक सेक्शन में रखी है या करंट अफेयर्स के पार्ट में रखी है। मित्र राष्ट्र सेना और जर्मनी के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसे बीपीएससी इतना पुरानी डेट को कहाँ रख रही है। ठीक है। नंबर दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन मैंने और देखा कि मदरसा का मतलब क्या है। 74 नंबर का क्वेश्चन है ए सीरीज का। मदरसा का मतलब क्या है। तो ये मदरसा का मतलब क्या होता है, इसको क्या आप करंट अफेयर्स में रखेंगे या इकोनॉमिक सेक्शन में आप रखेंगे। तो कुछ अटपटा क्वेश्चन बीपीएससी दी है जिस पर बीपीएससी को इस पे थोड़ा सा रोक लगाने की ज़रूरत है। मेरे समझ से बीपीएससी के पास इतने सारे टॉपिक थे जिसमें नेशनल इनकम था, मॉनेटरी पॉलिसी था, फिस्कल पॉलिसी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, कैपिटल मार्केट था,
ठीक है, मनी मार्केट था, इतने सारे टॉपिक्स थे बीपीएससी के पास जहाँ से बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन बनाया जा सकता था। और ऐसा कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन बनाया जा सकता था जिसमें आप जितने स्टूडेंट को छांटना चाहते हैं आप छांट सकते थे। इससे फ़ायदा ये होता कि सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाता कि सोसाइटी सही डायरेक्शन में पढ़े। ठीक है, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, सही डायरेक्शन में स्टडी करें। आपके क्वेश्चन को देखने का जो तरीका होता है उसी के अनुसार स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपने तो कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि स्टूडेंट को डायरेक्शन लेस स्टडी करने के लिए बाधित कर सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है जिसमें बहुत हद तक सच्चाई झलकती है मुझे। ऐसे में जब क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा तो उन सारे क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोग के सामने रखूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ और ये कितना अभी के समय में प्रासंगिकता बनाए हुए है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 10 है। ठीक है, चलिए ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जिसे बंद कर दिया गया था। ये 2014 इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि निम्न में से कौन सी पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई थी। जिस इसमें 1990, 91 और 91 92 वाला जो डेटा है ना ये राइट होगा। ठीक है, चूँकि 1966, 67, 67, 68 में भी आया था। ठीक है, 66, 67, 67, 68 और 68 से 69 3 वार्षिक योजनाएं आई थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, थर्ड में है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर ग्रामीण विकास होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर कि भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया तो बलवंत राय मेहता समिति। यही सबसे पहले 1957 में जो है पंचायती राज का कॉन्सेप्ट को लाए थे। ठीक है, उसके बाद 77 में अशोक मेहता समिति आए थे। GV राव समिति भी 1985 में आई थी। तो इसके बाद की कमेटी है, तो इसका आंसर जो है बलवंत राय मेहता हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है लेकिन इसमें बीपीएससी कुछ फंसाने का कोशिश की है स्टूडेंट को। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई क्या है। देखिए सरकार का जो टारगेट है भारतमाला परियोजना में, ओके, तो इसमें 51,000 किलोमीटर का है टोटल टारगेट। टोटल टारगेट 51,000 का है, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देश के पोत कारखानों की कुल संख्या में निजी पोत कारखानों की संख्या कितना है। देखिए इसमें टोटल अगर मैं बात करूं शिपयार्ड का तो इसमें टोटल जो है 23 आ जाते हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप मिला करके, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके, जिसमें 9 जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हो गया था 1995 में, 1995 में। ओके, नेक्स्ट है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष हाल ही में बदल करके क्या कर दिया गया। तो जो कोर इंडस्ट्री होते हैं जिसमें आठ उद्योग होते हैं, लोहा इस्पात उद्योग, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सारे चीज़ों को जो जो इसके लिए इंडेक्स जो चेंज किया गया था वो 2011-12 है। ओके, नेक्स्ट है कि NSDC द्वारा निधिक औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ किया गया था। देखिए ये जो उड़ान योजना जो है ना ये बेसिकली 2017 में, अप्रैल 2017 में लाया गया था मोदी जी के द्वारा। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, जो क्षेत्रीय विषमता है ना हवाई मार्गों को लेकर के, और साथ ही साथ जो एक आम आदमी जो उड़ान नहीं भर पाते हैं, एयर ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इतनी राशि कम कर देना ताकि वो भी उड़ सकें, वो भी जो फ्लाइट का जो है टिकट को ले सकें और ट्रैवलिंग कर सकें। तो इसके लिए जो योजना सरकार बनाई थी तो
वो था क्षेत्रीय विषमता को ख़त्म करना, और दूसरा था कि एक आम आदमी को भी फैसिलिटी मिल सके। तो इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, ये ई होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि बीपीएससी इसमें जम्मू कश्मीर को भी कंसीडर कर ले। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि बुनकर मुद्रा योजना में रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम सीमा कितना है? तो ये 10,000 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 10,000 है। कौशल विकास और उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन कब हुआ है? ये 2014 में गठन हुआ था। ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट है कि आईआईपी में 8 कोर उद्योगों का सम्मिलित भारांक क्या है, वेटेज कितना है? तो ये वेटेज है 40.27। ठीक है, मतलब जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, उसमें जो वेटेज है, टोटल वेटेज, तो वो है 40.27। और सबसे अगर कम पूछता तो इसमें फर्टिलाइज सेक्टर आ जाता, उर्वरक का सबसे ज़्यादा कम इसमें भारांश है। ओके, तो इसमें इसका आंसर 40.27 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में 1897 में किस हिल स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति की गई थी? तो ये दार्जिलिंग था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दार्जिलिंग राइट आंसर है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य प्रारंभ हुई थी, तो ये हुआ था 2017 में, राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, तो अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री की बात करता है ना, तो इसमें आर सन्मुखम सिट्ठी हो जाएंगे। ये 26 जनवरी 1947 को पहला वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, फर्स्ट इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो सन्मुखम सेठी ही बने थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट कौन पास किए थे गणतंत्र होने के पश्चात, तब उसमें आंसर हो जाता जॉन मथाई। ठीक है, लेकिन इसमें जो आंसर होगा ये ना होकर के ये होगा। ओके, नेक्स्ट है कि नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को प्रारंभ किया गया था। ये डेटा को मैंने देखा, अटल इनोवेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अटल इनोवेशन मिशन, यानी AIM। ओके, तो इसको जो स्टार्ट किया गया था 31 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और अटल मिशन योजना जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया था। ACIC का जो फुल फॉर्म होता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, इसका जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया अटल अटल कम्युनिटी इनोवेशन, है ना, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। तो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा 31 जुलाई 2019 को बनाया गया था। 2017 नंबर का क्वेश्चन आते हैं कि 2018-19 में पूर्ण होने वाले वित्तीय दशक में भारतीय निर्यात की चक्रवृद्धि वार्षिक दर रही है। तो इसका जो राइट आंसर मैंने जो चेक किया है वो 9.06 चेक किया है। हालांकि इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है अभी देने का कि 2018-19 में वित्तीय दशक में। ठीक है, पहली बात कि ये तो दशक हुआ नहीं, 2018-19 को आप दशक नहीं कह सकते हैं, आप इसको एनुअल ईयर कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक बीपीएससी की है कि इसको आप वित्तीय दशक क्यों कह रहे हैं, ये दशक की तो बात नहीं हुआ। तो इसमें चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितना हुआ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है। इसको स्टूडेंट अंदाज से ही जो लगा पाए होंगे उनका ही सही होगा, 9.06। ऐसे क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है? वो है वित्त मंत्रालय। देखिए, वित्त मंत्रालय होगा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है कि अगर 150 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा की अगर इन्वेस्टमेंट हुई है किसी परियोजना में या किसी योजना में, तो उसका जो है निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। याद रखिएगा कि अगर 150 करोड़ रुपया से अगर ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है या 150 करोड़ रुपया का, तब उसको कौन करती है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करती है, अदरवाइज वित्त मंत्रालय करेगा। ठीक है, तो पता नहीं बीपीएससी इसमें क्या कंसीडर करेगी, ये वक्त बताएगा।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है जवाहरलाल नेहरू, राइट क्वेश्चन है। और वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के किस क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 112 है प्लस में 110 है, ठीक है। आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, जिसका आर्टिकल 112 कहता है, ठीक है। और साथ में वित्त विधेयक की बात 110 आर्टिकल्स में होता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ। तो 1995 में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए डेट के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, इसकी स्थापना जो हुआ था 56 में हुआ था, 1956 में हुआ था। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड प्रभावी हुआ कब हुआ, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये 2016 में आया था, ठीक है। ये 2016 में आया था, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ डेट ऐसे होते हैं जिसको पूछना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ डेट ऐसे होते हैं जिसका पूछे जाने की कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट है, किस बजट में जीएसटी को अप्रैल 2010 से लागू करना प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2004-05। ओके। 1954 में निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था। तो जीएसटी को सबसे पहले लॉन्चिंग किया था फ्रांस की सरकार, ठीक है। हमारे देश का जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है, लेकिन फ्रांस की सरकार पहले लॉन्च की, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। श्रेष्ठ फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका टेंडेंसी क्या था कि जो यूथ वर्ग होते हैं उनको रोजगार देना, स्किल्ड प्रोवाइड करना, ताकि वो रोजगार पा सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम किया गया था, कब किया गया था इसकी स्थापना। तो इसका डेट आ जाएगा 2002 में, ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय उत्सिंचन परियोजना कालेश्वरम अवस्थित है। ये कालेश्वरम जो है तेलंगाना का है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आप इसको करंट अफेयर्स से भी जोड़ा जा सकता है, प्लस में इकोनॉमिक सेक्शन का भी पार्ट है। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था कालेश्वरम। नेक्स्ट है, रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया, कब मिलाया गया था। तो 2017-18 में, 2017-18 में मिलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन निर्मला सीतारमन नहीं है। अगर मैं अपना, जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैं बोला था कि पूर्ण काल के लिए जो फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी हैं वो निर्मला सीतारमन बनी हैं, ठीक है, पूर्ण काल के लिए, होल पीरियड के लिए। लेकिन अगर अल्पकाल की बात किया जाए तो उसमें इंदिरा गांधी बनी है, और ये 1970-71 के पीरियड में आई थी। 1970-71 के पीरियड में बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ये वित्त मंत्री बनी थी। तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है, न कि निर्मला सीतारमन होगा। ओके। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित किया गया था, ये 1948 का है। ओके, ये जो है 1948 में है, तो आप इसको देख लेंगे, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार का कौन सा उद्योग क्षेत्र देश के औद्योगिक उत्पादन में 14%, सकल घरेलू उत्पाद में 4% तथा निर्यात आय में 13% का सहयोग करता है। देखिए इसको मैंने जब चेक किया साइट पर, भारत सरकार के साइट पर मैंने देखा, तो इसमें ये जो डेटा है ना कि औद्योगिक उत्पादन में 14%, जीडीपी में 4%, प्लस में निर्यात आय में 13%, ये डेटा वस्त्र उद्योग का है। तो ये भारत सरकार का डेटा है, ये बिहार सरकार का किसी भी इंडस्ट्री से ये डेटा मैच नहीं करता है। तो जो भी क्वेश्चन सेटर होंगे, जहाँ से क्वेश्चन उठाए होंगे, वहाँ पर उनको भारत की जगह पे वो बिहार लिख दिए हैं, यहाँ पे उनसे मिस्टेक हुई है,
ठीक है, इस क्वेश्चन में उनसे मिस्टेक हुई है। और इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हमारे बिहार में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। बिहार उद्योग नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये 15% रखा गया था। ठीक है, 15% आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर कितना बढ़ गया है? तो ये स्तर बढ़ा है, आप इसको सही तरीके से आप आंसर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखा हूँ इसको, लेकिन मुझे कोई राइट आंसर वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा कंपैरिजन साइट पे हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं कि बिहार ने उद्योगों की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित की है जिसकी समग्र निधि वर्तमान में कितना है? तो ये है 2500 करोड़ है। ओके, 2500 करोड़ है। 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3704.63 मेगावाट थी, जिसमें अक्षय ऊर्जा कितना था? इसमें जो अक्षय ऊर्जा की मैं अगर बात करूंगा तो 2.3% होना चाहिए। अब आयोग क्या मानती है ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, इसका भी डाटा मुझे एग्जैक्ट कहीं नहीं मिला, मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर मैं ध्यान दिया था, सर्च किया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन और विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को सम्मिलित करने के मंत्रिमंडल संकल्प पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। ये डेटा जो है इसमें आपका हो जाएगा 7 जून 2019 हो जाएगा, 7 जून 2019 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, 7 जून 2019। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया है? ठीक है, इसमें जो है पी चिदम्बरम साहब होंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत सरकार के बजट 2020-21 में निर्धारित कृषि साख का कुल लक्ष्य कितना है? इसको तो मैं अपने वीडियो में भी कवर किया था, 15 लाख करोड़ है। ठीक है, जो 2020-21 में एग्रीकल्चर क्रेडिट की जो बात सरकार की थी वो 15 लाख करोड़ की बात की थी। ठीक है, ये डेटा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ई मार्केट प्लेस यानी जीईएम के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित की है, कितना? 3 लाख करोड़। ओके, 3 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी 103 लाख करोड़ के साथ प्रारंभ हुई थी, 2019 में प्रारंभ हुआ था। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम है ये। ठीक है, तो इसका डेट आप लोग क्या कर लेंगे? 2019 टिक आउट कर लेंगे। ओके, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2019-20 के सार्वजनिक व्यय और प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमान निर्धारित किए गए हैं क्रमशः। ये तो बहुत अटपटा क्वेश्चन है कि अभी जो हम लोग जो सर्वे पढ़ते हैं 2020-21 का सर्वे पढ़ते हैं, 2021-22 में 2020-21 का सर्वे पढ़ते हैं, और ये जो बीपीएससी जो है 2019-20 का सर्वे दी है। ठीक है, तो इतना पुराना कोई सर्वे नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन देने कोई कैंडिडेट जाए और 3 साल या 4 साल का इंडिया का सर्वे पढ़ करके गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन पर तो रोक ही लगना चाहिए। यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाती है तो बिल्कुल उसका क्वेश्चन लॉजिकल होता है और किसी भी तरह का क्लेम नहीं आता है, लेकिन बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन में वैसे देखने को मिल जाता है। महालनोबिस भारी उद्योग विकास योजना मजदूरी वस्तु विकास योजना द्वारा विरोध किया गया, जिसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें प्रोफेसर RN दांडेकर होना चाहिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें। ओके, आप लोग देख लीजिएगा उसको। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, इनमें से किसने कहा था कि सकल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर औसतन प्रति व्यक्ति आय का प्रति व्यक्ति विकास मानना एक भ्रम है? तो ये आंसर जो है VKRV राव है ना, VKRV राव। नेक्स्ट है कि भारत का जीडीपी के सापेक्ष लोक ऋण अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितना रहा? तो
भारत का जीडीपी के सापेक्ष लोक ऋण अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितना हो गया? तो इस डेटा को मैंने चेक किया था, 72.1 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भीड़ प्रभाव घटना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, डिमांड और सप्लाई पक्ष दोनों होगा, तो वो बाजार को प्रभावित करती है। ठीक है। कोई भी इकोनॉमी का जो बाजार होता है वो कैसे प्रभावित होगा? जब डिमांड और सप्लाई जब दोनों होगा तब ना। केवल डिमांड रहेगा तो भी प्रभावित हो सकता है, केवल पूर्ति अच्छा हो तो वो भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है तो हम डिमांड और सप्लाई दोनों को टिक आउट करेंगे। ओके। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई दोनों प्रभावित करता है। नवंबर 2016 में विमुद्रीकृत मुद्रा का मूल्य 15,41,793 करोड़ था। वापस कितना प्राप्त हुआ? तो ये जो है बहुत क्लोज डाटा दिया है। देखिए, 15,41,793 करोड़ रुपया का डिमोनेटाइजेशन हो चुका था, लेकिन उसमें जो रिकवरी जो हुआ था 15,32,073 करोड़ था। कुछ लोग इसे मारे हैं 15,31,073 करोड़, बी वाला ऑप्शन, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर जो है 15,32,73 करोड़ होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। यदि सकल घरेलू उत्पाद का अपस्फीति कारक निहित मूल्य हेतु 2015-16 को आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से किस वर्ष अपस्फीति कारक मूल्य होगा? ठीक है। तो इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पर ये कैलकुलेशन किया है आयोग पर इसको छोड़ दिया जाता है। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात करों का रेशियो क्या है? देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे एक साल भी पीछे का है। हम लोग इकोनॉमिक्स सर्वे तो एक साल पीछे का पढ़ते ही हैं, प्लस में ये और एक साल का पीछे का है। हम लोग पढ़ करके जो जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें 2019, 2020, 21 का पढ़े, है ना। लेकिन यहाँ पर है 2019-20, तो ये अप्रासंगिक है, वो सही नहीं है। लेकिन इसका आंसर जब मैंने चेक किया तो इसमें जो है 5.18% प्लस 4.69 रेशियो बता रहा है। कुछ देशों में जीएसटी को किस नाम से जाना जाता है? जीएसटी को मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्सेस, है ना, वैल्यू एडिशन टैक्सेस के रूप में जाना जाता है। निम्न में से भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो लोहा का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है वो उड़ीसा द्वारा होता है। ठीक है। झारखंड में तो सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन होता है। तो जो भी स्टूडेंट झारखंड मारे होंगे उनका गलत हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। जबकि विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2020 में गिर करके -3.3% हो गई, या भारत में गिर करके कितना हुई? ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 2020-21 में मैं जब पढ़ाया था, जब वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैं लिखा था कि 2020-21 में इंडिया का जो जीडीपी का जो ग्रोथ रहा वो निगेटिव रहा था, -7.7 निगेटिव रहा था। तो इसमें कोई डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें ये ई ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आयोग का आंसर सबसे बड़ा आंसर होगा। गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया था, ये बहुत लोगों ने कंफ्यूज किया है। गांधीवादी योजना को एम.एन. राय नहीं लाए थे, मन्ना नारायण लाए थे, श्री मन्ना नारायण। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ई चला जाएगा। एम.एन. राय जो थे वो जन योजना लाए थे। ठीक है, जन योजना लाए थे एम.एन. राय, लेकिन मन्ना नारायण जो थे वो गांधीवादी योजना लाए थे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर एम.एन. राय। भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 में किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो ये उद्घाटित किया गया था राजस्थान का जयपुर, जो जगह है जयपुर से स्टार्ट किया गया था, राजस्थान के जयपुर से। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है।
उसके पश्चात हम लोग देख लेंगे भारत की कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई है। तो रोमानिया के सहयोग से जो स्थापित किया गया था वो गुवाहाटी किया गया था, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट रिफाइनरी था जो गुवाहाटी में था, उसे रोमानिया की सरकार ही एस्टेब्लिश की थी और वो की थी 1962 में। ठीक है, जब चाइना का युद्ध हुआ था इंडिया के साथ, उस समय की बात है ये। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर असम का तेल शहर नाम माना जाता है? ये जो तेल शहर के रूप में माना जाता है डिगबोई को। भारत की कुल तेल रिफाइनरियों में से किस राज्य में कोई स्थित नहीं है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि भारत की कुल तेल रिफाइनरियों में से राज्य में कोई स्थित नहीं है। इनमें से कोई नहीं जाएगा, ऑप्शन ई जाएगा, क्योंकि हरियाणा में भी पानीपत में आपका तेल रिफाइनरी है, पानीपत में, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, तो सब में तो तेल रिफाइनरी है, केवल ई ऑप्शन में नहीं है। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु है जिसे मात्र हम लोग एक अ, विनिमय का साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, धन का संचय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऋणों का या कर्ज का भुगतान के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा आय नहीं है, वस्तु नहीं है, धन नहीं है, बचत नहीं है, ये क्या है? वस्तु है, जिसके द्वारा इतना सारा काम किया जाता है। ठीक है, बजट 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमानित की गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को कर देता हूँ कि जो रेटिंग एजेंसियाँ जो होती है वो जितना भी अपना टारगेट बताई थी कि इंडिया का जो जीडीपी विकास दर होगा, ठीक है, वो किसी ने 11% बताया, किसी ने 12.8 बताया था, तो वो सारा घट गया था। ठीक है, तो क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है वो क्या कही थी कि इंडिया का जो जीडीपी है वो बताई थी 11%। ठीक है, 11% बताई थी, जो घट करके 9.5% पे आ गया था। तो ये डेटा में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है। हमको लगता है कि इसमें बीपीएससी ई ऑप्शन जाना चाहिए। अगर मैं मूडीज रेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, मूडीज रेटिंग की, तो उसने भी अपना जो बताया था उसके अनुसार था कि 2023 में इंडिया का जो जीडीपी विकास दर होगा वो 7.9% हो जाएगा, 7.9% मूडीज के अकॉर्डिंग। और क्रिसिल जो बताया था वो 9.5% बताया था, तो देख लेना होगा, उसमें ऑप्शन ई होना चाहिए। केंद्रीय बजट में 2020-21 के लिए विनिवेश का कुल लक्ष्य कितना है? ये तो अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि डेटा के आधार पे है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए विनिवेश का जो लक्ष्य था वो 2.10 लाख करोड़ था, लेकिन केंद्रीय बजट 2020-21 की बात की गई है और कोई स्टूडेंट 2020-21 का बजट पढ़ के नहीं गया होगा, कोई भी पढ़ा होगा तो 2021-22 का बजट पढ़ा होगा। तो ये भी क्वेश्चन एक एंगल से देखा जाए तो बीपीएससी को नहीं पूछना चाहिए था, 2021-22 का डेटा का यूज करना चाहिए था। घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्यवर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया? तो इसमें राजा चिलैया कमेटी होगा। ठीक है, राजा चिलैया कमेटी। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य संसाधनों की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पूंजीगत करों को लगाए जाने की संस्तुति किसने की थी? तो ये केलकर समिति ही किए थे। ठीक है, राज्य में संसाधन की आपूर्ति कैसे हो, राज्य का इकोनॉमिक रिसोर्सेज की पूर्ति के लिए केलकर समिति ने बताया था कि उनको भी पूंजीगत करों पर टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, मुद्रास्फीति न्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है, ये कथन किसका है? तो जे एम किन्स का है। जे एम किन्स ने अपने थ्योरी सेक्शन में, जे एम किन्स से एक पुस्तक भी लिखी थी, उसमें जो है उन्होंने इन्फ्लेशन और मूल्यह्रास के बीच रिलेशन बताया है और उसी संदर्भ में ये बातें कहे हैं कि मुद्रास्फीति या न्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित है। निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है? तो परिमाणात्मक का मतलब हो गया क्या?
परिमाणात्मक का मतलब हो गया क्वांटिटिव कौन नहीं है, तो बैंक दर नीति क्वांटिटिव में आता है। खुला बाजार संचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर, ये तीनों जो है आपका जो है क्वांटिटिव में आ जाता है। और क्वांटिटिव में कौन नहीं है अगर पूछेगा तो ये मार्जिन आवश्यकता पूछेगा। ठीक है, ये इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी बार नीतिगत दरों में परिवर्तन किया है, तो ये 4 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बार हो जाएगा। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 के किस प्रावधान के अंतर्गत किस सीमा तक कृषि आयकर मुक्त है, तो ये जो है अनुभाग 10(1) असीमित, डी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल को प्रारंभ किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस इंक्लूजन की जो सरकार बात की थी वो की थी 1 में 9 मई 2005 को। ठीक है, लेकिन सरकार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में तब एक्टिव मोड में नजर आई जब सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना को खोली थी। क्योंकि जनधन योजना का जो मुख्य जो टारगेट था वित्तीय समावेशन करना था, तो जनधन योजना वाला तो डेटा मैच नहीं ही कर रहा है इसमें। मुझे लगता है कि प्रमुख, मुझे लगता नहीं है, ये बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि 9 मई 2005 को सरकार जो है 1 में प्रमुख वित्तीय समावेशन लाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 कि यदि सकल वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान कम कर दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट तो एकदम नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा, और मुद्रीकृत घाटा भी नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। बचा पूंजीगत घाटा और शुद्ध वित्तीय घाटा। इसमें दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। ठीक है, इसमें दोनों में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का प्रमुख कौन है, तो इसमें सतीश रेड्डी जी हैं। भारत सरकार के कार्यक्रमों तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति को देखने के लिए नीति आयोग से संबंधित स्वायत्तशासी संगठन को जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा DMEO हो जाएगा। ओके, उसके पश्चात किस देशों ने हाल ही में बेफा बेका है, बेका पे हस्ताक्षर किया है, तो भारत और अमेरिका की सरकार ने की है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पे कि कमला हैरिस का अब तक का सफ़र क्या रहा, तो ये कानूनी पेशेवर रहीं, सरकारी वकील भी रही थी, अमेरिकन सीनेटर भी बनी, फिर उपराष्ट्रपति बनी। ये सीक्वेंस इनका सही है। कानूनी पेशेवर के बाद जो है ये सरकारी वकील बन गई थी, उसके बाद सीनेटर बनी है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, एक समान व्यवस्था का 6 अंकीय पहचान कोड किसने विकसित किया, तो ये है विश्व सीमा शुल्क संगठन। इसके पश्चात मदरसा का मतलब क्या है, मदरसा का मतलब है सीखने और अध्ययन करने की जगह। ठीक है, इसको किसी भी रिलीजन से जोड़ करके नहीं देखना है, सीखने और अध्ययन की जगह को ही हम लोग मदरसा कहते हैं। HDFC बैंक के MD पद से निवृत्त होने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं, तो ये आदित्य पुरी हैं, ये आदित्य पुरी हैं। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी सूर्य नवीकरणीय है, हवा नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या हुआ, वैसी ऊर्जा जिसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जीवाश्म ईंधन का फिर से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये माने जाते हैं, तो देखिए इसमें जो है उनको 2 एंगल से देखा जाता है। जो बाइडन को मुझे लगता है कि BPSC को इसमें ऑप्शन ई कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था तो इनको परंपरावादी भी का भी दर्जा दिया गया था और आधुनिकतावादी का भी दर्जा दिया गया था। मतलब जो बाइडेन परंपरावादी भी हैं और प्लस में मॉडर्निस्ट भी हैं।
तो हो सकता है कि इसका आंसर बीपीएससी ई सिलेक्ट करे, तो इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूज़न है। कोविड के संभावित चिकित्सा के लिए 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 किसे मिला, जो अमेरिका स्थित भारतीय मूल की लड़की है? तो इसमें अनिका चेम्ब्रोलू है। ठीक है, अनिका चम्ब्रेलू। नेक्स्ट है टीवी चैनल में उपयोग किया जाने वाला टीआरपी क्या है? तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है इसका मतलब। इसके पश्चात 80 नंबर का ब्लू मून का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्लू मून जब होता है तो उसका चांद के कलर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ब्लू मून का कॉन्सेप्ट ये है कि एक महीने में एक पूर्णवासी जनरली होता है, तो उसके लिए जब एक महीने में दो पूर्णमासी आ जाए तो जो लास्ट वाला जो पूर्णमासी होता है उसी को हम लोग ब्लू मून का दर्जा दे देते हैं। और इसका कोई कलर से कोई लेना देना नहीं है कि नारंगी है, पीला है, लाल है। ठीक है, और इसमें चंद्रमा का जो साइज होता है उसके साइज पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूरा चांद होगा। ओके, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है सिमरनजीत कौर जीती हैं। ठीक है, और जो बाइडन दो बार अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में असफल रहे थे, तो ये सही है 1988 2008। उसके पश्चात आ जाएगा लॉकडाउन शब्द को 2020 साल के शब्द के रूप में कौन सा डिक्शनरी ने अंतर्भूत किया है? तो ये कॉलिंस डिक्शनरी था। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी जो है वो लॉकडाउन दिया था। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे, नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं, तो ये इज़राइल के थे। अभी वर्तमान को अगर कंसीडर करता है बीपीएससी तो इसका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में वो नहीं है। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? कोविड-19 का जो पूर्ण रूप है कोरोना वायरस रोग 19 है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग ऑफ डेथ गहरे विचार की नवीनतम पुस्तक किसका है? तो ये अरुण शोरी जी का है। ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ डेथ गहरे अरुण शोरी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है ज्ञानपीठ? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किन गतिविधियों के लिए मुद्रा लोन देती है? तो देखिए, मुद्रा योजना जो 8 अप्रैल 2015 को जो चलाया गया था, उसका जो पर्पस था मेनली एमएसएमई उद्योग था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसमें ऑप्शन बी जाएगा। इसके पश्चात अर्णव गोस्वामी हैं, क्या है? एक टीवी पत्रकार हैं, है ना, टीवी पत्रकार हैं। नेक्स्ट है कि द इंडिया स्ट्रेटजी फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर है, एस जयशंकर। ठीक है, आयुष का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी है। ठीक है, इसका जब फुल फॉर्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का शुभारंभ किया, इसका नाम PSLV C49 था। यह किस क्षेत्र के लिए उपयोग है? तो PSLV C49 का जो प्रक्षेपण जो किया गया था ना, तो वो मल्टीपर्पज से किया गया था। कृषि, वन विज्ञान, आपदा प्रबंधन, कृषि, वन विज्ञान, सूखा प्रभावित क्षेत्र, सबके प्रबंधन के लिए किया गया था। तो इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ई होगा। भारत में कि छोटी कर्ज देने वाली संस्था नहीं है, तो अटल पेंशन योजना छोटी देने वाली संस्था नहीं है। ये अटल पेंशन योजना तो एक प्रकार के लिए बुजुर्गों के लिए एक स्कीम था, जिसमें 60 साल के उम्र हो जाने के पश्चात कुछ आपको निश्चित राशि दी जाएगी। ठीक है, और इसका जो है पेंशन जमा करने का जो टाइम था, मैच्योरिटी जमा करने का टाइम, वो 18 से 40 साल की उम्र तक था। और उसके बाद 60 साल होने के पश्चात जो है आपको कुछ राशि मिलेगी, जिसमें बुढ़ापे में किसी पर डिपेंड न रहना पड़े। तो इसका आंसर अटल पेंशन योजना होगा। किस सिद्धांत पर भारत सरकार ने फरवरी 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की? देखिए, ये ऑप्शन चारों में से कोई नहीं होगा। मैंने जब इसको सर्च किया था तो मैंने देखा कि ये गवर्नमेंट की सबसे फेल्योर योजना में से एक है।
ठीक है। और बीपीएससी को ये क्वेश्चन देने में काफ़ी अच्छा लगा, जो काफ़ी ज़्यादा फेल्योर रही है। वंदे मातरम योजना को जब मैंने साइट पे देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जो महिलाओं में जो मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु दर को, मोर्टेलिटी रेट को रोकना पर्पस था, जिसके जिसके तहत जो है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड, आयरन की गोली दिया जाता था, है ना, आयरन की गोली दिया जाता था। प्लस में उनका मंथली चेकअप करवाने की व्यवस्था की गई थी कि मंथली चेकअप होते रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट का काफ़ी अनसक्सेसफुल योजना रहा है, मातरम योजना। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्किंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं इसके लेखक, ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रवर्तन निदेशालय निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू करता है? तो इसमें सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। PMLA और FEMA दोनों जाएगा, ठीक है, दोनों होगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बिमल जुल्का के बाद किसकी नियुक्ति हुई? तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, ठीक है। भारत में कितने रामसर स्थल है? देखिए 42 रामसर स्थल है, और इसमें कोई 42 नहीं दिया है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल अभिनेता सौमित्र चटर्जी एक बहु स्पेक्ट्रम कलाकार हैं, तो क्या है ये? बेसिकली कवि और निबंधकार दोनों हैं, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। बिहार के हाल ही में चुनाव में आयोग द्वारा नोटा का यूज कितना किया गया? देखिए इसमें कितना क्लोज डेटा देता है, ऐसा लगता है कि डेटा से ही मात्र स्टूडेंट को फंसाया जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो 7,62,000, ठीक है, 62,000, सॉरी 7,62,6,252, ये जो नोटा है ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्र सेना और अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के बीच पटना में युद्ध विराम कब हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका कोई डेटा नहीं है, ठीक है। हमको लगता है कि इसका आंसर ई होना चाहिए। पता नहीं बीपीएससी इसको किस सेक्शन में रखी है, इकोनॉमी सेक्शन में या करंट अफेयर्स का सेक्शन में, ठीक है। 1918 का डेटा है। उसके बाद जो है बिहार का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो बिहार का चाणक्य नीतीश जी को कहा जाता है, ठीक है। उसके पश्चात जो है इमामगंज गया बिहार से चुनाव जीत चुके जीतन राम मांझी किस पार्टी से रिलेटेड हैं? तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से रिलेटेड हैं। वर्ष 2020 में चुनाव के पहले बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री कौन हैं थे? तो सुशील कुमार मोदी थे, ठीक है। कौन थे की बात पूछा है, कौन वर्तमान में है तब तारकिशोर आप मार सकते थे। अक्टूबर 2020 में बिहार के किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो काबरताल बेगूसराय का। पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के किस जिले के हैं? तो ये पूर्णिया से हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव और जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण में सिर्फ कितने मतों से चुनाव हारे हैं? तो 12 मत के बीच ही डिफरेंस था। आरजेडी के जो नेता थे शक्ति सिंह यादव और कृष्ण मुरारी सिंह जदयू के थे, इनके वोट में मात्र 12 वोट का अंतर था, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे कि अधिकतम कितने मंत्री कानून के अनुसार बिहार विधानसभा 243 सदस्यों के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। CMI डेटा के अनुसार अक्टूबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी का दर क्या है? CMIE, देखिए CMIE के अनुसार जो है मुझे कोई भी डेटा नहीं मिला, सॉरी, CMIE के आंकड़ों के मुताबिक वहाँ पे डेटा जो मुझे अवेलेबल मिला वो लिखा है कि दिल्ली में जो बेरोजगारी है वो 12.5% है, लेकिन बिहार में जो बेरोजगारी है 11.9% है बिहार में। तो CMI 2020 के डाटा के अनुसार 11.9% बिहार में गरीबी है, यहाँ पे कोई भी डाटा वैसा मैच नहीं कर रहा है। तो
इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं भी साइट पर CMIE का ही डेटा देखा था, तो उसमें 2020 में बता रहा है 11.9% बिहार में बेरोजगारी। तो बस अब हम लोगों का ख़त्म हुआ सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का जो वीडियो है मैं जस्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।